बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि लिटरेचर का रिव्यू करना क्यों ज़रूरी है किसी भी रिसर्च में और हम क्यों करते हैं और ये होता क्या है। और इसमें साथ ही साथ एक और चीज़ भी है साइटेशन के बारे में और रेफरेंसेस के बारे में, और मैं सोच रही हूँ कि उस पर एक सेपरेट से ही वीडियो बनाऊँ, इसमें उसको ना ऐड करूँ। तो मैं उसको एक सेपरेट वाली वीडियो में कंप्लीट डिटेल से आप लोगों को समझाऊँगी कि साइटेशन क्या होती है, रेफरेंस क्या होते हैं और एपीए और एमएलए स्टाइल क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही देखेंगे और साथ में मज़ीद भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कंटेंट लिस्ट जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वाले को आप लोग बेशक छोड़ दें फिलहाल, क्योंकि साइटेशन और रेफरेंसिंग मैं नहीं करवाऊँगी इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रिव्यू लिटरेचर जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि ये एक बहुत ज़्यादा एक मुश्किल स्टेज होती है किसी भी रिसर्चर के लिए। लेकिन एक दफ़ा आपके पास एक कुछ ज़रूरी स्किल्स आ जाएँ कि किस तरह से हमने काम करना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल हो सकता है कि किसी भी लिटरेचर का रिव्यू करना जब आप करेंगे तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग लिटरेचर को समझें कि लिटरेचर क्या असल में होता है। तो लिटरेचर जो है, लिटरेचर रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ थियोरेटिकल राइटिंग्स ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक्स और सब्जेक्ट। ये हम सब लोग जानते हैं कि लिटरेचर क्या होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे लिटरेचर की एक डेफिनिशन दी हुई है कि लिटरेचर जो है वो रेफ़र करता है कि एक कलेक्शन ऑफ थ्योरेटिकल राइटिंग्स को, जो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या फिर सब्जेक्ट पे लिखी जाती है। अब जितने भी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, वो सारा का सारा क्या है? वो लिटरेचर ही तो है, क्योंकि वो किसी न किसी सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है, उनका कोई ना कोई टॉपिक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लिटरेचर में आएँगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लिटरेचर का रिव्यू करना रिसर्च में क्यों ज़रूरी है? हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसके बाद उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो उसमें हम लोग ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि जो जो भी एक्जिस्टेड नॉलेज है, उसमें जो गैप्स हैं, क्योंकि गैप्स ही जो होंगे वही हम लोगों को हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प करेंगे। हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों ने प्रॉब्लम जो है कौन-सा किस चीज़ पे हम लोगों ने काम करना है, ठीक है? और हम लोग जब लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, तो तभी हम लोग गैप्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि कहाँ-कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं। अब गैप्स क्या होता है, ये हम नेक्स्ट जाके डिस्कस ज़रूर करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ समझ लें कि लिटरेचर रिव्यू क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों ने गैप्स को आइडेंटिफ़ाई करना होता है, ताकि हम लोग अपना कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो ढूँढ सकें और उसके बाद हम उस पे रिसर्च कर सकें और देन हम अपना थीसिस का या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें, ठीक है? तो किसी भी एक्सिस्टेड नॉलेज को हम लोग जब देखते हैं, उसमें गैप्स जो हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अब जो एक स्किल्ड रिसर्चर होता है ना, वो कहाँ-कहाँ से लिटरेचर को इकट्ठा करेगा, वो कहाँ-कहाँ से स्टडीज़ करेगा, कि ऐसी स्टडीज़ करेगा जो कि डिफरेंट टाइम और प्लेस में की जाती हों। लाइक हर एक टाइम और हर एक प्लेस की उसने लिटरेचर रिव्यू करना है। हर एक जो भी जिस टाइम में भी जो भी लिटरेचर लिखा गया है, उसमें से कोई ना कोई वो पीस ऑफ वर्क उठाएगा और उसका बैठ के उसको रिव्यू करेगा, ठीक है? ताकि वो गैप्स को फाइंड आउट कर सके। अच्छे गैप्स को जब फाइंड आउट करोगे, तो तभी तो रिसर्च वर्क जो है वो कंडक्ट कर सकोगे। इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस जो होता है, ये एनहांस करता है रिसर्चर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड एंड रिवील्स रिसर्च गैप। फिर से वही बात कि रिसर्च गैप्स को उस फील्ड में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करने के लिए और साथ में गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू है वो किया जाता है। अब लिटरेचर रिव्यू किस तरह से किया जाता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, फिर से री-रीडिंग करते हैं और उसके बाद डिस्कवर करते हैं न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द फील्ड। जिस भी फ़ील्ड के लिए आप लोग कर रहे हैं रिसर्च, उसी की ज़ाहिर है आप लोग लिटरेचर रिव्यू करोगे। तो हम लोग किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, उसके बाद री-रीडिंग करते हैं एंड देन डिस्कवर करते हैं कुछ न्यू चीज़ें, कुछ न्यू एस्पेक्ट्स उस फ़ील्ड के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज के पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू। अब डीप स्टडी करेंगे हम लोग इस बारे में कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। लिटरेचर रिव्यू जो है, ये एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है। एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यानी कि जितनी भी जिस भी फील्ड के लिए आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल समझ लें कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए हम लोग कर रहे हैं रिसर्च। इंग्लिश लिटरेचर के लिए जितना भी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, उन सबको दोबारा से आपने रिव्यू करना है। उन सबको देखना है कि इस रिसर्च में क्या कहा गया है और उसमें आइडेंटिफ़ाई करना है उनकी स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को। इसमें कौन-कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेस हैं, कोई भी रिसर्च जो कंडक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें हम लोग उनकी स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, साथ में उनकी वीकनेस को देखेंगे, तो तभी तो हम लोग कंडक्ट कर सकेंगे अच्छी-सी रिसर्च, किसमें वीकनेस क्या है, इसमें इसमें स्ट्रेंथ क्या है। तो इसलिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं और इसी को कहते हैं हम लोग लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इट पर्पज़ टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च स्टडी। किसी भी रिसर्चर के लिए कोई लिटरेचर जब रिव्यू करता है, तो उसका क्या मकसद होता है कि ताकि वो जो भी जिसके लिए भी स्टडी कर रहा है, उसके लिए उसको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाए, इंक्लूडिंग देयर पैटर्न्स, और साथ में क्या पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में भी वो
ईज़िली समझ सकें, डेवलपमेंट्स और वेरिएशंस। और ये हेल्प करता है किसी भी रिसर्चर को कि वो आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि क्या ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक एक्सप्लोर होने की ज़रूरत है। क्या चीज़ है ऐसी जिसके बारे में अभी तक बात नहीं की गई है, उसी को हम लोग रिसर्च गैप कहते हैं। जब हम लोग कोई भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना, तो उसमें हम लोग गैप्स को फाइंड आउट करते हैं, गैप्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर इस चीज़ के बारे में बात की गई है, इस चीज़ के बारे में बात की गई है, लेकिन इस चीज़ के बारे में बात नहीं की गई, तो हम लोग कहते हैं कि अब मैं इस चीज़ पे बात करूँगा, इस पे अब मैं रिसर्च करूँगा, तो इसी को हम लोग रिसर्च गैप कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किसी ने शेक्सपियर पे स्टडी की है, ठीक है? और उस पे उन्होंने जितनी भी डिवाइसेज़ यूज़ की हैं अपनी पोएट्री में या फिर अपने वर्क्स में, उन पे किसी ने बात की है कि ये सारी डिवाइसेज़ जो हैं वो किसी शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग में यूज़ की हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेज़ हैं, लिटरेरी डिवाइसेज़, जो कि उस रिसर्च में नहीं बयान की गईं, ठीक है? आपको पता चल गया कि यार ये भी तो डिवाइस इस्तेमाल की थी शेक्सपियर ने, इस पे बात क्यों नहीं की गई? तो क्या करेंगे? हम लोगों को गैप मिल गया कि इस पे तो बात नहीं हुई अभी तक, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस पे पकड़ के रिसर्च कर देंगे। ये भी तो लिटरेरी डिवाइस है जो कि शेक्सपियर ने यूज़ की है, लेकिन इस पे किसी ने बात नहीं की, तो मैं इस पे बात कर लेता हूँ। तो ये होता है रिसर्च गैप। और रिसर्च गैप्स ही होते हैं जिन पे कि हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को ढूँढ के उन पे रिसर्च करनी होती है। उम्मीद है आपको रिसर्च गैप की समझ आ गई होगी और ये सिर्फ मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ओके? ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब ये जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि दिए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में भी इनके रिलेटेड क्वेश्चन हैं। है ये छोटा-सा लेकिन मे बी आपके पेपर में पूछ लिया जाए, सो इसको भी हम लोग लेके चलते हैं कि ये क्या है, सेपरेट इसका क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू की डेफिनिशन दे दें और उसके बाद स्टेजेस को जो है वो बता दें कि कौन-कौन से स्टेजेस जो हैं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने दी थी। ओके? तो हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, अ लिटरेचर रिव्यू इन्वॉल्व्स 6 स्टेजेस। इसने 6 स्टेजेस दी हैं कि हम लोग 6 स्टेजेस से गुज़र के किसी भी लिटरेचर का रिव्यू कर सकते हैं। सबसे पहली क्या है कि रिमेंबरिंग, नॉलेज को गेन करना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, अब जो भी नॉलेज को गेन किया उसको अंडरस्टैंड भी तो करना है ना, समझना है उसको कि बात क्या की गई है। उसके बाद उसको अप्लाई करना है। उसके बाद उसको एनालाइज़ करना है, इवैल्यूएट करना है और उसके बाद क्रिएटिंग करनी है। अपने आइडियाज़ क्रिएट करने हैं कि अब मेरे इसके बारे में क्या आइडियाज़ हैं और या फिर मैं इसके बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने आइडियाज़ और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करना है। इन स्टेजेस से गुज़रते हुए कोई भी रिसर्च जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकता है रिसर्च गैप को और अपने आइडियाज़ और अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सकता है और अपनी रिसर्च वर्क में बता सकता है। ठीक है? तो ये था ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ने दी थी 6 स्टेजेस। अब अगर हम लोग इसकी डायग्राम बनाएँ तो ये इस टाइप की एक डायग्राम बनेगी और ये जो है यहाँ पे एक ओल्ड वर्ज़न है, एक न्यू वर्ज़न है। अगर आपको आए क्योंकि आपके सामने नहीं है तो ये तो बहुत छोटा-सा है, आपको स्टेजेस जो हैं बहुत छोटी-सी हैं। चाहें तो आप इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इन स्टेजेस को। तो साथ में आप ये डायग्राम बना लें, ऊपर वाली भी, नीचे वाली भी, जो भी आपको ईज़ी लगे। ओल्ड वर्ज़न और न्यू वर्ज़न की भी अगर आप बना लेते हैं डायग्राम अपने पेपर में, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि लिटरेचर रिव्यू का असल में पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यू। अब इसके भी 7 की पर्पसेस होते हैं, 7 पर्पस होते हैं जिसकी बिना पर हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है? हम लोग उनको देख लेते हैं कि सबसे पहला है एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क एंड डिफाइनिंग की टर्म्स। फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश करना है। फ्रेमवर्क्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिलॉसफीज़ जो थी पैराडिम्स, ठीक है? उनको भी फ्रेमवर्क्स ही बोला जाता है। तो हम लोगों ने अब अपना एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना है कि हमने काम किस पे करना है। उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी टर्म्स उसमें यूज़ करनी है, उन सबको डिफाइन करना है। उन सबको डिफाइन करना है जितनी भी टर्म्स हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि एनालाइज़ एंड इवैल्यूएटिंग प्रीवियस रिसर्च ऑन टॉपिक। अब हमने क्या यहाँ पे आ गई लिटरेचर रिव्यू की बात कि अगर हम उस टॉपिक पे ऑलरेडी बात हुई है, तो हम लोगों ने देखना है कि उस पे कि जितने भी रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, उसमें उन्होंने क्या बात की हुई है, ठीक है? उनको हम लोगों ने एनालिसिस उनका करना है। उसके बाद एक्सप्लोर हाउ अदर रिसर्चर्स हैव एड्रेसेस द सेम प्रॉब्लम्स या सेम इश्यूज़। जो भी हम लोगों को जो इश्यू आ रहे हैं, वो दूसरे रिसर्चर्स ने उसको किस तरह से कंडक्ट किया है, किस तरह से उसको एक्सप्लोर किया है। उसके बाद जो 4th वाला है, वो है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिसर्च फाइंडिंग्स। अब डिफरेंट जो रिसर्च है ना, डिफरेंट जितनी भी रिसर्च हुई हैं ऑलरेडी, उसमें हम लोगों ने अब रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप्स को कि उसने अगर ये रिसर्च पेपर दिया है, तो उसमें क्या चीज़ें इसने बोली हैं और अगर किसी और ने रिसर्च पेपर इसी के रिलेटेड दिया है, इसी इश्यू के रिलेटेड दिया है, तो उसके उसमें उसने क्या बातें की हैं और इन दोनों में हम लोगों ने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो 5 वाला है वो है इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्जिस्टिंग रिसर्च। अब हम लोगों ने उसकी क्वालिटी को भी तो जज करना है ना कि भाई ये बात कितने फ़ीसद ठीक है, जो भी इस रिसर्च पेपर में दी गई है, वो कितने फ़ीसद ठीक है। क्वालिटी बात की गई है, लाइक क्वालिटी में इस लिहाज से कि सच्ची बातें की गई हैं। फैक्चुअल बेस्ड डाटा है जो इस रिसर्च पेपर में उसको भी इवैल्यूएट करना है। और सिग्निफिकेंस देखनी है कि उस एक्जिस्टिंग रिसर्च की कितनी सिग्निफिकेंस है, ठीक है? उसके बाद आइडेंटिफाई गैप्स इन द करंट रिसर्च। आइडेंटिफाई करना है गैप्स को और गैप्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं ये मैं बता चुकी हूँ। और जस्टिफाई न्यू रिसर्च और उसके बाद उन्हीं गैप्स को लेके न्यू रिसर्च को हम लोगों ने कंडक्ट कर लेना है कि मैं अब इस पे बात करूँगा। उसके बाद
डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्कॉलरी एक्सपर्टीज एंड एक्यूरेसी। अब यहाँ पे डिफरेंट एक्सपर्टीज जो भी हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस बारे में क्या बोला है, उनकी एक्यूरेसी कितनी है, उसके बारे में अपने रिसर्च के साथ बेशक उसको कंपेयर करें या जो भी करें। ये हो गई 7 इसकी स्टेजेस आ गई पर्पस ऑफ रिसर्च की। और ये जो है हम लोगों को हेल्प करेंगी, किसी भी रिसर्चर को ये हेल्प करेंगी कि वो जो भी एक्जिस्टेड नॉलेज है, उसको वो किस तरह से यूज़ कर सकता है अपने रिसर्च वर्क में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रिडले ने जो 6 पॉइंट्स दिए हैं लिटरेचर रिव्यू पे वो कौन-कौन से हैं। इसके लिए भी सेपरेट एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास वो है कि प्रोवाइड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड किया जाए। जब अभी आप रिसर्च स्टडी करें ना, तो लाज़मी हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि जब आने वाला रिसर्च होगा ना, जब आपका वो कोई भी लिटरेचर रिव्यू के लिए कोई भी आपका वर्क लेगा, कोई भी आपका रिसर्च पेपर लेगा, क्योंकि वो एक्जिस्टेड नॉलेज बन जाएगा कि ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है। जब वो उठाएगा तो उसको फिर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है, और फिर वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन देगा उसी फील्ड में, ठीक है? उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम दूसरा क्या है कि आउटलाइन्स अ कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट। अब वो जो कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट है उसको भी आउटलाइन करना है। जो तीसरा है वो है डिस्कसेस एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज़। जो भी आपने थ्योरीज़ या फिर कॉन्सेप्ट्स वगैरह को यूज़ करना है, जो भी एप्लीकेबल है उनको डिस्कस करें, और क्लैरिफाई हाउ द करंट स्टडी फिट्स इनटू द एक्जिस्टेड रिसर्च। और इसको भी क्लैरिफाई करें कि किस तरह से जो भी ऑलरेडी एक्जिस्टेड नॉलेज है, जो भी एक्जिस्टेड रिसर्च है, वो किस तरह से इसमें फिट आएगी। अब जो हम लोग करंट स्टडी कर रहे हैं, उसपे वो किस तरह से फिट आएगी, यानी कि कोई जो भी थ्योरी जो पास्ट में हो चुकी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उसको अगर हम लोग अपने रिसेंट वाली स्टडी में, अपनी करंट स्टडी में, अपनी करंट रिसर्च में अगर ऐड कर रहे हैं, तो वो किस तरह से इसमें फिट आएगी। उसके बाद जो फोर्थ वाला है वो है इंट्रोड्यूसिंग की टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशंस। अब जो भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग जितने भी टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, उनकी डेफिनेशंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने कौन-कौन सी यहाँ पे टर्म्स का इस्तेमाल किया है, उनकी डेफिनेशंस को देना। क्यों? क्योंकि ये रिसर्चर के लिए खुद ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि मैंने अब ये जो वर्क करना है, वो मैंने किसको किस तरह से लेके चलना है। ज़ाहिर है जब हम लोगों को की टर्म्स की डेफिनेशंस का पता चल जाएगा कि ये जो मैंने की टर्म्स इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में मैंने बात करनी है, उनकी डेफिनेशंस का पता चल जाएगा, तो ऑफ कोर्स रिसर्च को कंडक्ट करने में, उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मैंने बात किस चीज़ पे करनी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट वाला वो है डिस्क्राइब एसोसिएटिंग रिसर्च इन द एरिया, गाइडिंग न्यू रिसर्चर्स टू एक्सटेंड और चैलेंज एग्जिस्टेड स्टडी एंड एड्रेस गैप्स। यानी कि अब इसमें जो नए रिसर्चर्स हैं ना, उनको भी आप लोगों ने गाइडिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है कि हम किस तरह से जो भी एग्जिस्टेड स्टडी है उसको किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सामने एक रिसर्च पेपर है और हम लोग उससे डिफरेंट राय रखते हैं, हमारा ओपिनियन उससे डिफरेंट है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन फैक्चुअल बेस्ड डाटा पे, कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसका क्या मकसद है। अगर मैं इसके खिलाफ हूँ, मेरी इससे एक डिफरेंट ओपिनियन है, तो क्यों है? आपने उसके लिए एक एविडेंस प्रोवाइड करना है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो, और साथ में आप लोग गैप्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। जो लास्ट वाला पॉइंट है, उसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो भी प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, उनके लिए आप लोगों को एविडेंस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ताकि आप लोग एड्रेस कर सकें रिसर्च को, ठीक है? ये हेल्प करेगा किसी भी रिसर्चर को कि वो अपनी स्टडी को बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकता है, ठीक है? तो ये था राइटली के जो इन्होंने 6 पॉइंट दिए थे लिटरेचर रिव्यू पे कि किस तरह से लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, वो है ऑर्गेनाइजिंग वेल द थ्योरेटिकल डाटा। अब थ्योरेटिकल डाटा जो है हमारे पास, उसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किस तरह से करना है। ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना, जब जो थ्योरेटिकल डाटा का क्या मतलब है कि जो ऑलरेडी नॉलेज एक्जिस्टेड है थ्योरीज़ की शक्ल में या जो रिसर्च वर्क्स की शक्ल में, उनको अब अगर हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे ना अच्छी तरह से, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये जो है ये यहाँ पे बात हुई है, ये यहाँ पे बात हुई है। और लेकिन इसके दरमियान में एक गैप हमें नज़र आ जाएगा फिर। अगर हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे तो गैप्स हम लोगों को नज़र आ जाएँगे, और जब गैप्स नज़र आ जाएँगे तो हम लोगों को हमारा प्रॉब्लम खुद ही मिल जाएगा कि हमने बात किस पे करनी है। अब ये जो रिव्यूइंग लिटरेचर है इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट कलेक्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। जो लिटरेचर रिव्यू होता है ना, ये सिर्फ़ डाटा कलेक्ट करने का नाम नहीं है कि हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, बल्कि हम लोग इसमें डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो तभी जाके हम लोग जो हैं, वो एक अच्छी रिसर्च को कंडक्ट कर सकेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने 5 वेज़ बताए हैं कि किसी भी थ्योरेटिकल डाटा को ऑर्गेनाइज़ किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहला हमारे पास टॉपिकल ऑर्डर, यानी कि टॉपिक से निकला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऑर्गेनाइज़ उसको कर देंगे मेन टॉपिक्स के थ्रू, और एम्फसाइज़ करेंगे इसका बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, किसका वेरिएबल्स के साथ आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो ऑर्डर कौन-सा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, इसमें हम लोग ये इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि किस-किस डेट पे क्या-क्या चीज़ पब्लिश हुई, ठीक है? डेट्स के मुताबिक हम लोग उनको क्रोनिकली ऑर्गेनाइज़ करते जाएँगे, और हम लोगों को फिर ये पता चलेगा कि किस तरह से जो रिसर्च है वो कैसे इवॉल्व हुई है। किस-किस रिसर्च में क्या-क्या नई बातें की गई हैं, और कितने टाइम गुज़रने के बाद किसी को ये रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ इस पे भी बात करनी है, इस पे भी बात करनी है, ठीक है? उसके अलावा जो थर्ड वाला है वो है प्रॉब्लम केस सॉल्यूशन। इसमें जो ऑर्डर है वो किस तरह से आता है कि स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स एंड लीड टू सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम से स्टार्ट करो और उसके बाद सॉल्यूशन तक उसको ले जाओ,
ठीक है? तो यही तो करते हैं यार हम रिसर्च में। उसके अलावा हमारे पास जो 4th वाला है वो है जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टार्ट तो करते हैं एक ब्रॉड रिसर्च से, बहुत जिसका हाई स्कोप हो, ब्रॉड रिसर्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो जाएँगे कि नैरो डाउन टू स्पेसिफिक स्टडीज़, नैरो डाउन हो जाएँगे उसके बाद स्पेसिफिक स्टडीज़ की तरफ कि हमें इन छोटे-छोटे पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए या फिर हमने इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, इतनी ब्रॉड रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो 5 वाला है, वो है स्पेसिफिक टू जनरल ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्कस किया जाता है स्पेसिफिक स्टडीज़ को। पहले ही स्पेसिफिक स्टडीज़ पे बात की जाती है। हम लोग पहले ऊपर वाले में देखे ना कि पहले हमने ब्रॉड रिसर्च पे बात की है। स्टार्ट हम लोग ब्रॉड रिसर्च से करते थे। लेकिन इसमें हम लोगों ने स्टार्ट ही जो है वो स्पेसिफिक स्टडीज़ से करनी है और उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूजन्स निकाल लेने हैं। तो ये जो थी ना, ये कुछ ऑर्गेनाइज़िंग डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के कुछ टिप्स कह लें या फिर कुछ वेज़ हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिसर्च वर्क में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द रिव्यूड लिटरेचर। अब लिटरेचर को रिव्यू कर लिया। लिटरेचर रिव्यू जो है उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये इन्वॉल्व होती हैं हमारी थिंकिंग थिंकिंग स्किल्स हमारी जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तब जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर जो भी हमारे पास रिसर्च वर्क है उसमें क्या गलती है, कहाँ गैप है। तो ये जो थिंकिंग एबिलिटी है वो लाज़मी इसमें इन्वॉल्व होती है। थिंकिंग स्किल्स टू मूव बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन एंड कोटेशंस के जो उसके थिंकिंग एबिलिटी से हम लोग मूव ऑन करते हैं जो कि बियॉन्ड होती है डिस्क्रिप्शन से भी और कोटेशन से भी। ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो हम लोगों ने 6 स्टेजेस पीछे पढ़ी हैं, उन्हीं के बारे में है कि वो हम लोगों को हेल्प करती है कि किस तरह से हम लोगों ने सोचना है और किस तरह से हम लोगों ने इसको बाद में लिखना है, ठीक है? उनकी ये जो हम थ्योरीज़ उनकी जो स्टेजेस थी, उनसे हम लोगों को ये हेल्प मिलेगी। अकॉर्डिंग टू ब्लूम, ब्लूम के मुताबिक वी नीड टू एक्वायर नॉलेज। सबसे पहले हम लोगों को नॉलेज एक्वायर करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम इसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं और उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन इससे भी पहले इट बिफोर मूविंग टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लाइक एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब लिटरेचर रिव्यू में जो नॉलेज होता है वो रेफर करता है प्रोवाइड फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस। लिटरेचर रिव्यू में जो नॉलेज है वो किसको रेफर कर रहा है? नॉलेज से क्या मुराद है कि प्रोवाइड किया जाए फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस को, ठीक है? एंड मेटाकोग्निटिव इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल बेस्ड डाटा हम लोगों को चाहिए होता है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, इसका सिर्फ यही मतलब है। अब इस प्रोसेस में जो रीडर होता है वो उसको किस तरह से सारे पर्पस को किस तरह से एक्वायर करता है अपनी कम्प्रीहेंसिव स्किल्स के ज़रिए, जो कि इसके लिए उसको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है, ठीक है? जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक वो कैसे कम्प्रीहेंड कर सकेगा? उसके बाद डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि हम लोगों ने जो अब डाटा को नॉलेज को ऑब्टेन किस तरह से करना है और उसको कंस्ट्रक्ट किस तरह से करना है किसी नई चीज़ में। अब जो डाटा हमारे पास आ गया, जो नॉलेज हमारे पास आ गया, अब हम इसको किसी नई चीज़ में किस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन से एप्लीकेशंस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं? क्या फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसको कि हम लोग डेवलप कर सकते हैं? लिटरेचर रिव्यू इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ब्लूम कैटेगरीज़। उन सारे प्रोसेस से गुज़र के हम लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं और तभी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि हम लोगों ने अपनी थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना है। एनालिसिस करना है और जो भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डाटा है, उसके बारे में हम लोगों ने एग्ज़ामिन करना है और उसको उसके बाद क्लासिफ़ाई करना है ताकि हम लोग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकें। उसके बाद जो उसने नेक्स्ट वाली बात की थी सिंथेसिस की। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस जो है उसमें हम लोग कंबाइन करते हैं फाइंडिंग्स को, इंटीग्रेट्स कनेक्शंस को और उसके बाद हम लोग वहाँ से कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। और एट द एंड हम लोग क्या करते हैं कि इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट्स, जो भी हम लोगों ने जजमेंट्स की होती हैं, जजमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद असेसिंग आर्गुमेंट्स, जो भी आर्गुमेंट्स हम लोगों ने दिए होते हैं, उनको हम लोग फिर उसके बाद डिफाइंड करते हैं। जब हम लोगों ने कंक्लूजन दे दिया ना, तो जब हम लोग प्रेज़ेंट करते हैं, तो इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग उसकी, अपने थीसिस की, अपने रिसर्च की और उसके बाद जो भी हम लोगों ने उसमें आर्गुमेंट्स दिए हुए होते हैं, उसको हम लोग डिफेंड करते हैं कि हमने ये बात क्यों की है, एविडेंस के थ्रू। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो एक गाइडेंस दी थी हम लोगों को लिटरेचर रिव्यू के मुताबिक, उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है लिटरेचर को रिव्यू करने में और गैप्स को फाइंड आउट करने में। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें जो लास्ट वाला टॉपिक रह गया है साइटेशन का, रेफरेंसिंग का, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। और यार प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर हेल्पफुल हो रही है वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? मैं अगर आपके काम आ रही हूँ तो आप लोग मेरे काम क्यों नहीं आते हैं? तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक भी कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।